स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इस वीडियो में आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, प्लस उसका एक प्रैक्टिकल हमने करना है। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो कि हमें बिजनेस के अकाउंट्स की समरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसमें एक बैलेंस शीट होती है और दूसरी इनकम स्टेटमेंट होती है। जो बैलेंस शीट है वो हमें बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताती है, और जो इनकम स्टेटमेंट है वो हमें बिजनेस के जितने भी रूटीन के ऑपरेशंस हैं उससे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसके बारे में बताती है। तो इस सारे चैप्टर में हम लोग करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से तैयार की जाती है। ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हमें बताती है, सबसे पहले वी कैन से कि ये एक तरह की रिपोर्ट है या समराइज्ड व्यू है किस चीज का, अबाउट द परफॉर्मेंस, कि बिजनेस की परफॉर्मेंस किस तरह से रही। ठीक है, बिजनेस में क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं। ठीक है जी, देन बिजनेस की क्या वीकनेसेस है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमें इसकी रिपोर्ट के बारे में बताती है या रिपोर्ट देती है। और सेकंड बात है कि इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हमेशा ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, ठीक है, हम लोग जो अकाउंटिंग पीरियड लेके चलते हैं वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये हमें अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बताती है रिगार्डिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस। ठीक है, जितना हमें डाटा दिया गया है, जिस डाटा से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की है, जितना अकाउंटिंग डाटा रिलायबल होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उतनी ही रिलायबल होगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिलायबिलिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटिंग डाटा। ठीक है, तो ये जो इसमें जितनी भी फिगर्स प्रोवाइड की गई हैं, जो भी डाटा प्रोवाइड किया गया है वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स पे। ठीक है, रिकॉर्डेड फैक्ट क्या है, जैसे हमने शुरू में किया था कि सबसे पहले हम जर्नल तैयार करते हैं, फिर हम लेजर तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है। तो ये जो भी डाटा है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, और ये जो अकाउंटिंग हम तैयार कर रहे हैं स्टेटमेंट, ये किस पर बेस्ड है, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इट इज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट, कहीं कहीं। ठीक है, वैसे तो हमें जो डाटा दिया जाता है उसी के बेस पे हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इन सम केसेस इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। ठीक है, जैसे हमने मेथड यूज करना है डेप्रिसिएशन का, उसके कई मेथड है। ठीक है, आप लोगों ने +1 में किया है कि उसके कई मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन मेथड है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, वहां पे अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट काम करती है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है तो कहीं कहीं पर्सनल स्टेटमेंट जो है, जजमेंट है, वो भी काम करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस है ऑनर्स को।
ऑनर्स कौन है? जिन्होंने मनी इन्वेस्ट किए, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। नाउ दे वांट टू सी कि जो हमने फंड्स इन्वेस्ट किए उस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारी आज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑनर्स को उनके क्वेश्चंस का आंसर देती है, मींस उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सेकेंडली आगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है? क्रेडिटर्स वो जिन्होंने हमें क्रेडिट में गुड्स सप्लाई की है, उधार गुड्स सप्लाई की है, ठीक है। अब उनको अपनी मनी जो है पे बैक का होता है कि हमारा जो क्रेडिट है वो वापस आएगा या नहीं आएगा। ये कहाँ से पता चलता है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्रेडिटर्स को उनके क्वेश्चंस का, उनके जो उनकी क्वेश्चन वो अराइज करते हैं, पूछना चाहते हैं, उसमें हेल्प करती है। देन आगे इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स कौन है? एक तो हो गया ना ओनर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्वेस्टर्स हो गए जिन्होंने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट की है। जैसे हम कंपनी के केस में कह सकते हैं शेयर होल्डर्स हैं, इसी तरह सोल प्रोप्राइटर के केस में इन्वेस्टर्स होते हैं। अब जिन्होंने मनी इन्वेस्ट किए दे वांट टू नो देयर रिटर्न्स, कि हमारी रिटर्न क्या होगी, ठीक है। तो वो इनको जो इंफॉर्मेशन है कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही प्रोवाइड करती है। देन आगे एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज वो जो बिजनेस में काम कर रहे हैं। अब जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या चाहिए? उनको बोनस चाहिए। बोनस किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट होंगे तो बोनस आएगा, नहीं होंगे तो नहीं आएगा। अब प्रॉफिट के बारे में उनको कौन बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से एम्प्लॉयज की मदद भी करती है। देन आके गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या है? गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना है। टैक्स किस पे लगाना है? इनकम पे लगाना है, ठीक है। इनकम यानी प्रॉफिट्स पे लगाना है। तो वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलता है। तो इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की हेल्प करती है। अब आगे रिसर्च स्कॉलर्स, जो रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च स्कॉलर्स डाटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग कंपनीज का, अलग अलग फर्म्स का। दे वांट टू नो कि कहाँ पे प्रॉफिट हो रहे हैं, कहाँ लॉसेस हो रही हैं, कहाँ कौन सा बिजनेस आगे जा रहा है, कौन सा पीछे जा रहा है। तो ये जो डाटा उनको मिलता है, कहाँ से मिलता है? उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिलता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है, तो वहां से वो डाटा कलेक्ट करके फिर उसको कंपेयर वगैरह करते हैं। अब आगे कंज्यूमर। कंज्यूमर्स वो है जो आपके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, ठीक है। दे वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो दैट उनको प्राइसेस का पता चल सके कि कितना कॉस्ट और कितना कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट ले रही है। अब आगे मैनेजर्स। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें मालिक खुद उसको चलाता है, ऑर्गेनाइज करता है। कुछ होते हैं जिनमें मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं। अब जो मैनेजर्स हैं जिन्होंने बिजनेस को मैनेज किया है, इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया, दे वांट टू नो द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। सो उस केस में वो क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करवाते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही उनको बता सकती है कि जो उनका बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, ठीक है। हाँ जी, जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस की है तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन है इंटरिम एंड नॉट फाइनल रिपोर्ट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये एक तरह की इंटरिम रिपोर्ट है। जो फाइनल रिपोर्ट तो तभी पता चलती है जब हम बिजनेस को क्लोज करते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ प्रिसीजन एंड डेफिनेटनेस। कैसे? हम लोग ये मान के चलते हैं कि बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, बिजनेस विल कंटिन्यू, ठीक है। कितना कंटिन्यू करेगा ये हमें नहीं पता है, ठीक है। और बिजनेस में हम जितनी भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो एसेट्स की एट कॉस्ट करते हैं, नोट एट बुक वैल्यू। अब हो सकता है कि जो एसेट की बुक वैल्यू दी गई है, एक्चुअल जो रिलायबल वैल्यू है बुक वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेट नहीं है।
एक और बात है कि इसमें हम सिर्फ मॉनेटरी फैक्ट्स को ही कंसिडर करते हैं, नॉन मॉनेटरी फैक्ट्स को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। अब किसी बिजनेस में दो बिजनेस है, ए और बी बिजनेस, ठीक है, दोनों में सारा कुछ सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है, एसेट्स भी सेम है, बिजनेस करने का तरीका सेम है, बट क्या है कि इसके जो मैनेजर्स हैं दे आर मोर एफिशिएंट, और इसके जो मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है और जो सेल मैनेजर है, उन दोनों में आपस में कन्फ्लिक्ट है। अब कन्फ्लिक्ट होने की वजह से जितनी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं वो उतनी सेल नहीं हो पाती, या जितनी सेल चाहिए उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से बिजनेस सफर कर रहा है। ये जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स पे जा रहा है, ये बिजनेस लॉसेस पे जा रहा है। अब हम ये तो पता चल जाएगा ये प्रॉफिट पे जा रहा है, ये लॉसेस पे जा रहा है, पर कहीं भी इस चीज को मेंशन नहीं किया जाता कि दोनों के मैनेजर्स में कन्फ्लिक्ट है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सिर्फ मॉनेटरी फैक्ट को ही रिकॉर्ड करती है, हिस्टोरिकल इन नेचर है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम वही सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं जो एक्चुअली हो चुका है, ठीक है, जो इवेंट्स हो चुकी हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, रेदर देन जो हो रहा है या जो होगा, है ना, फ्यूचर प्लान, उसके बारे में यहाँ कुछ भी नहीं कंसिडर किया जाता। देन आर्टिफिशियल व्यू है, इसमें हम जितने भी एसेट्स हैं उन सब की कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, उनकी बुक वैल्यू क्या है, उनकी रिलायबल वैल्यू क्या है, कितने का वो सेल हो सकता है, क्या उसकी मार्केट वैल्यू है, इन सबको इग्नोर किया जाता है। इसके अलावा इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। कैसे? जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम प्रॉफिट्स को कंसील करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े या कम देना पड़े। किस तरह से करते हैं? वो जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री के कई मेथड्स हैं, तो वो इस तरह से अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करके भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन शो करनी है, डेप्रिसिएशन कम या ज्यादा शो करके भी इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो इस तरह से वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम लोग तैयार करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और जैसा हमने पहले किया कि हमेशा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो गया। देन आगे परचेजेस, परचेजेस मतलब जितनी भी गुड्स हमने परचेज की। हाँ जी, परचेजेस कैश भी हो सकती है और क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। इन दोनों परचेजेस में से अगर कोई प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ की हैं पर्सनल यूज के लिए तो वो माइनस की जाएगी। प्रोप्राइटर अगर विड्रॉ करता है गुड्स तो माइनस होंगी। अगर कुछ गुड्स हमने फ्री सैंपल दिए हैं तो भी परचेजेस में से माइनस होंगी। अगर कुछ गुड्स हमने चैरिटी में दी हैं तो भी परचेजेस में से माइनस होंगी। अगर परचेज हमने रिटर्न की है तो परचेजेस में से माइनस होंगी। तो ये सारी आइटम्स हमने क्या करनी है? परचेजेस में से माइनस करने। परचेजेस कौन सी? कैश प्लस क्रेडिट। देन हम डेबिट साइड ही लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो कि बिजनेस को करने के लिए डायरेक्टली किए जाते हैं। जैसे हो गया कैरीज इनवर्ड, हो गया वेजिस, हो गया वेजिस एंड सैलरीज, हो गया। अगर सैलरी एंड वेजिस है तो P&L में आएगा, अगर वेजिस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। देन फ्यूल एंड पावर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोल वाटर गैस एक्सपेंसेस, मोटिव पावर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कंज्यूमेबल स्टोर्स, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस। जो भी बिजनेस के साथ डायरेक्टली एक्सपेंस किए जाते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लोग ट्रेडिंग की डेबिट साइड लेंगे।
फिर क्रेडिट साइड क्या लेंगे, एक तो सेल होगी, परचेजेस डेबिट साइड, सेल क्रेडिट साइड, कोई रिटर्न्स है तो माइनस होंगी, और क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्रेडिट साइड पे दो ही आइटम्स होंगी, एक सेल होगी और दूसरी क्लोजिंग स्टॉक होगी। अगर डिफरेंस इस साइड आ रहा है तो ग्रोस प्रॉफिट आ गया, इस साइड आ रहा है तो ग्रोस लॉस आ गया। तो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी। हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले हमें दिया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो डेबिट साइड हम लोग लेंगे ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 4,80,000। ठीक है जी। देन हमें दिया परचेजेस, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू परचेजेस। ठीक है जी। देन कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, कितनी दी है कैश, 3,60,000, 8,40,000, टोटल होगी 12 लाख। अगर कोई रिटर्न है तो इसमें से माइनस करेंगे। देन हमें दिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने किया कि सारे के सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो हम डेबिट साइड लेंगे। इस तरह से मैंने सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो डेबिट साइड नोट कर लिए। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हमें दी है कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो सेल हमने किया था किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड पे। तो कैश सेल है 7,60,000, क्रेडिट सेल है 14,20,000, टोटल होगी 21,80,000। ठीक है जी। नेक्स्ट हमें दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेने। नेक्स्ट हमें दिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब ये जो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर है ये हमेशा ट्रेडिंग की क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगी, बाय स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है जी। कितना दिया, इट इज 10,000। इसके बाद सब्सिडी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन फिनिश गुड्स नहीं आएगी। ठीक है, सब्सिडी हम लोग परचेजिस में से माइनस करेंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक 15,000 हम लोग क्या करेंगे, ये भी परचेजिस में से माइनस करेंगे। हाँ जी, इस तरह से सब्सिडी 30,000, ड्यूटी ड्रॉबैक 15,000, 45,000 हम लोग क्या करेंगे, परचेजेस में से माइनस करेंगे। तो ये आ गया 11,55,000। लास्ट में हमें दिया है क्लोजिंग स्टॉक। अब इसकी जो कॉस्ट है 3,10,000 और मार्केट प्राइस हमें दिया है 3 लाख। तो हमने क्या करना है, जब भी क्लोजिंग स्टॉक लेना है मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस, मतलब इनमें से जो लेस अमाउंट है वो लेनी है। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिया है 3 लाख रुपीस। हाँ जी, ये जो क्रेडिट साइड थी, ठीक है, इन तीनों का टोटल आ गया 24,90,000। ठीक है, इस टोटल में से हमने ये सारे एक्सपेंसेस माइनस किए। तो एक्साइज ड्यूटी ऑन फिनिश गुड्स भी ये डेबिट साइड आएगा 35,000। जब हमने इन सब का टोटल करके 24,90,000 में से माइनस किया तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 4,88,000। ठीक है, ये हमारा आ गया ग्रोस प्रॉफिट। दोनों साइड्स का टोटल सेम आ गया। तो इस तरह से हमने ग्रोस प्रॉफिट फाइंड करना है ट्रेडिंग अकाउंट बना के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई करने। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। हमेशा खुश रहें। थैंक यू।